मैं और तहजीब बाहर कैंप में निकल आए। रात भीग चुकी थी और नशेबाजों के हंगामे उरूज पर थे। खैमों और छोलदारियों के दरमियान टोलियों की सूरत में बैठे हुए आवारा गर्द धुएं के मरगूले उड़ा रहे थे। एक मुनासिब सी जगह देखकर हम बैठ गए। तहजीब ने कहा, मैं तुमसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन हूँ अली। मैंने हंसकर कहा, मेरा भी यही हाल है, इसीलिए तो वहां से निकलकर यहाँ आ गया हूँ। वो बोली, तुमने डी फॉस्टर से बड़ी उम्दगी से गुफ्तगू की अली। मैं तो मायूस हो चली थी। मैंने कहा, दरअसल हम दोनों ही ने शुरू में कोशिश की थी कि नरमी से काम निकल जाए, मगर बाज़ औक़ात जारहियत से काम लेना जरूरी हो जाता है। तहजीब ने कहा, बहरहाल अब हमें जिन मसाइल का सामना है उनसे किस तरह निपटेंगे। मैंने कहा, असल मसाइल तो उस वक्त शुरू होंगे जब हम डी फॉस्टर को यहाँ से निकाल ले जाएंगे। तहजीब ने हैरत से कहा, क्या कह रहे हो तुम? ये पहला मरहला ही इतना कठिन मालूम हो रहा है कि सोच सोच कर मेरा दिमाग माऊफ हुआ जा रहा है। मैंने बेपरवाही से कहा, डी फॉस्टर को यहाँ से निकाल ले जाना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरा सी जहानत की जरूरत है। वो बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए हो? जानते हो, डी फॉस्टर उन लोगों के लिए सोने की चिड़िया से भी ज्यादा कीमती है। मैंने कहा, नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार नहीं हूँ। डी फॉस्टर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसीलिए तो मुझे तवक्को है कि मैं उन दोनों को बेवकूफ बनाकर इसे निकाल ले जाऊंगा। तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे जहन में कोई वाज़े लाहे अमल मौजूद है। मैंने कहा, हाँ, मैंने एक वाज़े लाहे अमल तरतीब दे तो लिया है जिसमें कामयाबी का इम्कान 90% से भी जायद है। तहजीब ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कहा, बताने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मजा नहीं आएगा। तहजीब चिढ़कर बोली, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है, तुम मेरे साथ हमेशा यही सलूक करते आए हो, कभी मुझे कुछ नहीं बताते। मैं हंसने लगा, कहा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने होगा, पहले से मालूम करके क्या करोगी? फिर इस बार तो चीफ भी तुम ही हो, मैं बेचारा तो मातहत के तौर पर काम कर रहा हूँ। वो बोली, हम दोनों ही जानते हैं कि असल मामला इसके बरक्स है। मैंने कोशिश जरूर की थी कि ये मुहिम मेरी सरकर्दगी में अंजाम पाए, मगर मामलात इतने उलझ गए हैं कि शायद मैं उनसे निमट न पाऊं। मैंने कहा, ये हरगिज नहीं हो सकता, जो बात तय हो गई हम उस पर कायम रहेंगे। इस मुहिम के लिए तुम बदस्तूर चीफ हो। तहजीब ने अजीब से अंदाज में कहा, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यूं ही सही, लेकिन ये तो बताओ कि डी फॉस्टर को यहाँ से निकाल ले जाने के बाद क्या करोगे? मैंने कहा, अगर डी फॉस्टर को यकीन दिलाया जाए कि उसके साथ धोखा नहीं होगा तो उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना मुश्किल नहीं होगा। तहजीब बोली, उसे ये यकीन दिलाना ही तो असल मसला है जिसका बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा, मुझे मालूम है, वो किसी ज़बानी बात पर हरगिज यकीन नहीं करेगा। उसे यकीन दिलाने के लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे। वो बोली, अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे उन अमली इक़दामात से आगाह कर दो जो इस सिलसिले में तुम्हारे जहन में हैं। मैंने कहा, सबसे पहले तो डी फॉस्टर को लेकर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां हम किसी भी दखल अंदाजी से महफूज रहें। तहजीब ने कहा, जर्मनी में ही या जर्मनी से बाहर? मैंने कहा, जरूरत के मुताबिक हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं। असल मसला तो ये है कि जो लोग उसके और हमारे पीछे पड़े हुए हैं उनकी नजरों से ओझल हो जाएं। वो बोली, इसके लिए तो एक बार फिर हमें मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, न सिर्फ डी फॉस्टर पर मेकअप करना पड़ेगा बल्कि हमें अपने मेकअप भी तब्दील करना होंगे। तहजीब बोली, ठीक है, फर्ज करो हम किसी ऐसी जगह पहुंचने में कामयाब हो गए जहां हम हर तरह से महफूज हों, फिर उसके बाद क्या? मैंने कहा, उसके बाद नहीं, बल्कि उससे पहले हमें ये कोशिश करना होगी कि डी फॉस्टर ने जिस जगह फार्मूले छुपाए हैं उन्हें वहां से निकाल लिया जाए। तहजीब ने कहा, ये तो मुश्किल तरीन मरहला होगा, वो तो किसी को फार्मूलों की हवा तक लगने नहीं देता। मैंने कहा, दरअसल इस बारे में कोई कतई फैसला करना मुश्किल है, हम बिल्कुल अंधेरे में हैं, मुमकिन है बाद में कोई सूरत निकल आए। मैंने कहा, फर्ज करो किसी तरह डी फॉस्टर इस बात पर आमादा हो गया कि फार्मूले उस जगह से निकाल ले जहां उसने छुपाए हैं, फिर? मैंने कहा, मुझे डी फॉस्टर का इत्मीनान उलझन में डाल रहा है, मेरा ख्याल है फार्मूले उसके पास ही हैं। तहजीब चौंक पड़ी, क्या कह रहे हो तुम? फार्मूले उसके पास होते तो वो लोग अभी तक उन्हें बरामद कर चुके होते। तुम्हें याद नहीं, डी फॉस्टर ने बताया था कि उसे बेहोश करके उसकी जामा तलाशी ली गई थी। मैंने कहा, मुझे याद है तहजीब, लेकिन ये बात जहन में रखो कि वो एक साइंसदान है और साइंसदान भी कोई मामूली दर्जे का नहीं है। उसे मौका मिलता तो इस वक्त दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदानों में उसका शुमार होता, लेकिन उसकी तो जिंदगी ही दूसरों की कैद में गुजर गई। आजादाना काम न कर सकने की वजह से उसकी सलाहियतें दब जरूर गई होंगी मगर फना नहीं हुई होंगी। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसने किसी साइंटिफिक तरीके से वो फार्मूले अपने ही पास इस तरह पोशीदा कर लिए हों कि आम आदमी उन्हें ढूंढ न पाए? तहजीब ने पुरख्याल अंदाज में कहा, इस बात का इम्कान तो है,
लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि फॉर्मूले उसके पास ही हों, मुमकिन है उसने कहीं और छुपा रखे हों। मैंने कहा अगर ये बात होती तो वो इतना मुतमईन ना होता जितने यकीन से उसने कहा था कि फॉर्मूलों तक कोई नहीं पहुंच सकता। उससे तो यही जाहिर होता है कि फॉर्मूले उसके पास ही हैं। हाँ, वो कितने ही महफूज मकाम पर फॉर्मूले क्यों ना छुपा देता, उसे इस तरफ से तशवीश जरूर होनी चाहिए थी कि कोई शख्स किसी भी वक्त तलाश करता हुआ फॉर्मूलों तक पहुंच सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो बोली, नफ्सियाती एतबार से तुम्हारी बात दिल को लगती है। जब हम कोई कीमती चीज कहीं छुपाते हैं तो हर वक्त उसकी तरफ से फिक्रमंद रहते हैं कि कहीं वो किसी के हाथ न लग जाए। मैंने कहा, शुक्र है तुम मेरी बात समझ गई। हम इस चीज को बुनियाद बनाकर आगे चलते हैं। जब हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएंगे तो डी फॉस्टर को मौका फराहम करेंगे कि वो उन फॉर्मूलों की नकलें तैयार करा ले। चूंकि फिलहाल हमें ये भी नहीं मालूम कि फॉर्मूले हैं किस शक्ल में, लिहाजा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उनकी नकलें किस तरह तैयार होंगी। लेकिन जैसे भी हो, हमें उन फॉर्मूलों की नकलें तो दरकार होंगी ही। वो बोली, क्या उसे फिर ये खतरा लाहक नहीं होगा कि हम उससे फॉर्मूले छीन लेंगे? मैंने कहा, फर्ज करो हम किसी किराए के मकान में हैं। हम उसे कहेंगे कि हमें किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से हमारा फरार होना भी मुमकिन न हो। हमें बंद करने के बाद वो जाए जहां उसने फॉर्मूले छुपाए हैं, वहां से उन्हें निकाले, उनकी नकलें तैयार कराए, फिर उन नकलों को इस तरह अधूरा कर दे कि वो किसी के काम की न रहें। उसके बाद दोबारा असली फॉर्मूले छुपा कर वापस आए और हमें रिहा कर दे और फॉर्मूलों की अधूरी नकलें हमारे हवाले कर दे। इस तरह काम भी हो जाएगा और वो महफूज भी रहेगा। तहजीब ने सताइशी लहजे में कहा, वाकई तुम जागते हुए जहन के मालिक हो। यही चीज तो तुम्हें दूसरों से मुमताज करती है कि तुम मुश्किल से मुश्किल उलझन के भी बड़े आसान हल ढूंढ निकालते हो। मैंने सर को कदरे खम करते हुए कहा, चीफ की इज्जत अफजाई है, वरना बंदा किस काबिल है। वो बोली, शर्मिंदा मत करो अली, मैं इस काबिल कहाँ थी कि तुम्हारे मुकाबले पर आ सकूं। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैंने तुमसे अपनी मातहती में काम करने की फरमाइश की। मुझे ये बात हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए थी कि जो शख्स ग्रे वाइल्स जैसे हौलनाक कैद खानों से फरार हो जाए, ऑलिव हावर्ड जैसे शैतान को कान पकड़ने पर मजबूर कर दे, उसके सामने मैं अपनी बरतरी कैसे कायम रख सकती हूँ। मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा था कि ग्रीन पोल भी उसी के हाथों तबाह हुई थी। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि उसके एक ही वार ने चारों शाने चित कर दिया था। तभी तो मोहतरमा तहजीब मेलकम एक्स एक छोटा सा गिरोह बनाकर अपनी औकात भूल गई। मैंने खफगी से कहा, ये अचानक तुमने क्या फजूल बातें शुरू कर दी? तुम और मैं कोई अलग अलग हैं। वो बोली, मुझे अफसोस है अली, मेरी गुफ्तगू से तुम्हारी दिल आजारी हुई, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। आखिर मुझे भी तो अपने जहन से खुश फहमियां खुरच कर निकालनी है। मैंने कहा, बेकार बातें मत सोचा करो तहजीब, हम दोनों एक हैं और हमें मिलजुल कर हर काम करना है। मुझे देखो, जो कारनामा तुम सरंजाम देती हो मैं उसे अपना ही कारनामा समझता हूँ। तहजीब बेख्तियार मुझसे लिपट गई। बोली, माफ कर दो मुझसे वाकई गलती हुई, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। वो मेरे बाजू से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली। मैंने उसकी जुल्फें सहलाते हुए कहा, माजरत करके तुम एक और गलती कर रही हो तहजीब। हम इस मंजिल से तो गुजर चुके हैं जहाँ किसी गलती पर माजरत करने की जरूरत होती है। वो बोली, हाँ अली, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मुयस्सर है। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, हम एक दूसरे में खो गए। फिर तहजीब ने अचानक ही कहा, गालिबन हम अपने मौजूदा मिशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि डी फॉस्टर से फॉर्मूलों की नामुकम्मल नकलें हासिल करने के बाद हम किसी भी मुल्क के एजेंट से उसकी सौदेबाजी कर सकेंगे। वो बोली, लेकिन अली, नामुकम्मल फॉर्मूलों के इवज तो कोई भी रकम अदा नहीं करेगा। मैंने कहा, अदायगी 2 किस्तों में होगी, आधी रकम नामुकम्मल फॉर्मूलों के इवज और बकिया आधी उस वक्त जब हम फॉर्मूलों के बकिया हिस्से उनके हवाले करेंगे। तहजीब ने कहा, डी फॉस्टर को कैसे मुतमईन करोगे? वो तो किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। मैंने कहा, इसके लिए हम रकम की पहली किस्त डी फॉस्टर के हवाले कर देंगे, ये उसका हिस्सा होगा। उसके बाद जो दूसरी किस्त मिलेगी वो हमारी होगी। तहजीब ने चौंक कर कहा, हम तो इस तरह गुफ्तगू करने लगे जैसे हमारा मिशन ही ये हो। मैंने भी चौंक कर कहा, तो क्या ये हमारा मिशन नहीं है कि मसरूका फार्मूले डी फॉस्टर से हासिल करें? वो बोली, लेकिन तुम्हारे मंसूबे पर अमल करने से तो फार्मूले किसी और मुल्क के कब्जे में चले जाएंगे। मैंने कहा, फार्मूलों की उन अधूरी नकलों की जो डी फॉस्टर हमारे हवाले करेगा, हम एक नकल और बनवा लेंगे। उसके बाद जब डी फॉस्टर फार्मूले के बकिया हिस्से हमारे हवाले करेगा, हम उनकी भी नकलें करवा लेंगे। इस तरह हमारे पास भी मुकम्मल फार्मूला होगा और उन लोगों के पास भी जिनसे हम सौदा करेंगे। तहजीब ने खुश होकर कहा, गोया इस तरह हमें दोनों पार्टियों से रकम मिल जाएगी। लेकिन ओशील मिकाइल को मालूम होगा तो क्या होगा? मैंने कहा, मुझे ओशील मिकाइल से ऐसी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था।
तहजीब ने पूछा, अब क्या सोचने लगे? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, कुछ नहीं तहजीब, ये तो एक मंसूबा था मेरे जहन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी पूरी तरह वाज़े नहीं है। तहजीब बोली, किस सिलसिले में अली? मैंने कहा, उन्हीं फॉर्मूलों से मुतल्लिक तहजीब। मैं इस मंसूबे से पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। वो बोली, तुम जुज़ियात में नहीं गए अली, लेकिन इस मंसूबे का खाका सुनकर मैं कह सकती हूँ कि ये एक बेहतरीन और मुकम्मल मंसूबा है। मैंने कहा, ये एक ऐसा मंसूबा है तहजीब जो कोई भी एजेंट बना सकता है, लेकिन काम की इब्तिदा करने के लिए ये बुरा मंसूबा नहीं है। वो बोली, आखिर कुछ पता भी तो चले कि तुम्हारी मंशा क्या है। तुम तो फिर राजदारी बरतने पर उतर आए। मैंने कहा, सब कुछ तो बता चुका हूँ, मगर वो बातें कैसे बता दूं जो अभी खुद मेरे जहन में भी साफ नहीं है। उसके बाद हम दोनों वहां से उठ गए और कैंप में घूमने लगे। कुछ ही देर के बाद एक शख्स हमारे नजदीक आकर रुका। उस शख्स ने मौदबाना अंदाज में कहा, चीफ ने आप दोनों को याद किया है, इंतजाम हो गया है। मैं समझ गया कि ट्रांसमीटर पर किंग एटलस से राब्ता कायम हो गया है। चुनाचे मैं और तहजीब रोडेल्बो की तरफ चल पड़े। वो एक बड़ा सा चौकोर बक्स अपने सामने रखे बैठा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उसने कहा, वो दोनों आ गए हैं किंग। ट्रांसमीटर से किंग एटलस की आवाज उभरी, गुड, उनसे बात करवाओ। मैं और तहजीब ट्रांसमीटर के नजदीक पहुंच गए, जिस पर सुर्ख रंग का जलता हुआ बल्ब जाहिर कर रहा था कि राब्ता मिला हुआ है। मैंने कहा, हेलो अंकल, हम आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। किंग बोला, हेलो बच्चों, कैसे हो? मैंने कहा, हम खैरियत से हैं अंकल। मिस्टर रोडेल्बो से आपको हमारे बारे में पता चल ही चुका होगा। किंग बोला, हाँ, मुझे मालूम हुआ था। रास्ते में तुम्हें जिन खतरात का सामना करना पड़ा, उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं अंकल, हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसमें तो खतरात ही खतरात हैं। किंग बोला, लेकिन इस मामले में गलती बहरहाल मेरी है। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ और लोगों को भी कर देना चाहिए था। मैंने कहा, इस महाज पर तो हमें कामयाबी नसीब हुई अंकल, लेकिन अब जो मरहला हमें दरपेश है वो खासा मुश्किल है। किंग एटलस की आवाज से तशवीश झलक रही थी। वो बोला, ओहो, क्या तुम मुझे कोई बुरी खबर सुनाना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ अंकल, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं वो बुरी खबर आपको सुनाने के लिए मजबूर हूँ। किंग एटलस की मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी, कहो कहो, मैं हर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, मेरा ख्याल है अंकल, डी फॉस्टर आप लोगों की तरफ से बददिल हो गया है। किंग एटलस की आवाज में तहय्युर था। बोला, यानी मेरी और रोडेल्बो की तरफ से? मैंने कहा, जी हाँ अंकल। मुझे उसकी बात सुनकर अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मैं उसके ख्यालात को तब्दील नहीं कर सकता। किंग बोला, खुलकर बात करो, उसने हमारे बारे में तुमसे क्या कहा है? मैंने कहा, उसे शुबा है कि आप हारूत राबील से मिल गए हैं। मेरी निगाहें रोडेल्बो के चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने इस इंकशाफ पर उसे वाज़े तौर पर चौंकते देखा। किंग एटलस पर यह खबर किस तरह असरअंदाज हुई होगी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो मेरे सामने मौजूद नहीं था। तहजीब भी मेरी इस हरकत पर मुस्तरिब सी नजर आई। मैंने उसे अपने लाहे अमल से आगाह नहीं किया था, इसलिए वो भी रोडेल्बो से कम हैरान नहीं थी। दूसरी तरफ से किंग एटलस की तहय्युर में डूबी हुई आवाज आई, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, उसका ख्याल है कि हारूत राबील की किसी बड़ी पेशकश पर आप लोग फिसल गए हैं और फॉर्मूलों की सौदेबाजी में रुकावट डाल रहे हैं। दफतन ट्रांसमीटर पर जलता हुआ सुर्ख बल्ब बुझ गया। मैंने ट्रांसमीटर में कहा, हेलो हेलो, और नजरें उठाकर रोडेल्बो की तरफ देखा। रोडेल्बो ट्रांसमीटर के करीब आ गया। उसने ट्रांसमीटर पर झुकते हुए कहा, राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने पूछा, क्या कोई खराबी हो गई? वो बोला, मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। रोडेल्बो ट्रांसमीटर के बटनों से उलझा हुआ था। चंद लम्हे के बाद सर उठाकर बोला, शायद कोई खराबी ही हो गई है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा, इस वक्त मैकेनिक कहाँ से आएगा? वो तो सुबह को ही आएगा। रोडेल्बो ने कहा, मेरे आदमियों में एक मैकेनिक है, उसे बुलवा लेता हूँ। उसने एक आदमी को भेजकर मैकेनिक को बुलवा लिया। मैकेनिक ने बताया कि खराबी दूर करने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाएगा। मैंने कहा, हम लोग चलते हैं, खराबी ठीक हो जाए तो हमें बुलवा लेना। रोडेल्बो ने कहा, चलो, और वो हमारे साथ बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने मुझसे पूछा, तुम किंग को क्या बता रहे थे? मैंने बेपरवाही से कहा, तुमने सुन ही लिया था, असल बात तो मैं उसे बता ही चुका हूँ। वो बोला, तुम शायद तफसील से कुछ बताने जा रहे थे, मैं वही मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ट्रांसमीटर की खराबी दूर होने के बाद मैं किंग एटलस से दोबारा बात करूंगा, उसी वक्त सुन लेना। रोडेल्बो ने इसरार किया, आखिर मुझे बताने में तुम्हें क्या एतराज है? मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो। 1-1.5 घंटे की बात है, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो बोला, मैं इस मामले से मुतल्लिक हूँ और किंग एटलस का साथी हूँ। तुम्हारे अंदाज से यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई नाकाबिल एतबार आदमी हूँ। मैंने कहा, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है। मैं किंग एटलस के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उसके अलावा किसी और को जवाबदेह भी नहीं हूँ। मेरे जवाब और अंदाज़े गुफ्तगू से शायद रोडेल्बो की अना को ठेस पहुंची। उसने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए कहा, तुम मुझसे पूरी तरह वाकिफ नहीं हो।
वरना इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करने की जुर्रत न करते। मैंने कहा, तुमसे वाकिफ होने की मुझे कोई खास जरूरत भी नहीं है मिस्टर रोडेल्बो। मैं एक काम के सिलसिले में यहाँ आया था और उसे करके वापस चला जाऊंगा। रोडेल्बो ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, बोला, जो मुझे मेरी बातों का जवाब देने से गुरेज करते हैं वो पछताते हैं। मैं एक कदम पीछे हट गया। मैंने तंबीही अंदाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोडेल्बो। तुम मेरे आन जहानी बाप के दोस्त हो। मेरे दिल में तुम्हारा जो एहतराम है उसे खत्म करने की कोशिश मत करो। रोडेल्बो बहुत जोर से धाड़ा, तेरी ये जुर्रत, और उसने हाथ घुमा दिया। मैंने तेजी से झुककर उसका वार खाली दिया। उसकी धाड़ सुनकर उसके कई आदमी वहां आ गए। मैंने बुलंद आवाज से कहा, होश में आओ रोडेल्बो। रोडेल्बो के आदमियों ने रिवॉल्वर निकाल लिए थे। वो बोला, मैं कहता हूँ कि तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना याद रखो तुम मेरे आदमियों की इज्जत पर हो। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, बस इंतहा हो गई रोडेल्बो। तुम एक ऐसे शख्स को धमकियां दे रहे हो जो दुनिया के खौफनाक एजेंटों से टकराने का अज़्म लेकर निकला है। तुम्हारी और तुम्हारे इन आदमियों की मेरी नजर में कोई वक़्त नहीं है। मैं जा रहा हूँ रोडेल्बो। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सरासर तुम होगे। मैंने तहजीब को मुखातिब किया, आओ, और उसके साथ चल पड़ा। रोडेल्बो मुझे घूरता रह गया, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। मुझसे उनका एक बड़ा माली मफाद जो वाबस्ता था। अगर वो गर्म दिमाग का मालिक ना होता तो मुझसे उलझने की हिमाकत भी ना करता। उन लोगों से कुछ दूर निकलने के बाद तहजीब ने मुझसे कहा, ये तो अचानक बहुत खराब सूरत हाल पैदा हो गई। मैंने कहा, अहमक आदमी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कर सकता, इसलिए कि किंग एटलस को जवाबदेही करना मुश्किल हो जाती। वो बोली, लेकिन अली, ये तुमने क्या हरकत की? डी फॉस्टर की बातें किंग एटलस से कहने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, जरूरत इजाद की माँ होती है तहजीब, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि ट्रांसमीटर में खराबी की वजह से अब मजीद इंतजार करना पड़ेगा, वरना अब तक हमें मालूम हो चुका होता कि मेरे मंसूबे का क्या नतीजा निकलने वाला है। वो बोली, मैं तो इतना जानती हूँ कि तुम्हारी इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। पता नहीं तुमने क्या ठान रखी है। मैंने खफगी से कहा, अरे तो क्या अब मुझ पर इतना एतमाद भी नहीं है? तहजीब ने कहा, एतबार ना होता तो खुदा जाने तुम्हारा क्या हशर करती। उसकी आवाज से थकन हवेदा थी। क्यों ना होती, हमने एक तवील और थका देने वाला सफर किया था। खुद मुझ पर भी थकन सवार होने लगी थी, और थकन की बुनियादी वजह यह थी कि हमें फिलहाल कोई काम नहीं था। रात आधी के करीब गुजर गई थी। फजा में खुनकी पैदा हो चली थी, मगर नागवार नहीं गुजर रही थी। कैंप में छोलदारियों के गिर्द टोलियों की सूरत में बैठे हुए नशेबाजों पर भी नशा गालिब आने लगा था। जा बचा रोशन अलाव की रोशनियां भी मध्यम हो चली थी, लेकिन अब भी कहीं कहीं से कभी किसी टोली की हंगामा आराई की आवाज आ जाती। मैं और तहजीब हाथों में हाथ डाले टहलते हुए चल रहे थे। तहजीब ने कहा, जी चाहता है कहीं सुकून से लेट कर सो जाएं। मैंने कहा, कोई मुनासिब सी जगह देखकर कुछ देर बैठेंगे। कैंप के सिरे पर एक जगह दो बड़े बड़े पत्थर नजर आए और हमने उस तरफ रुख किया। यहाँ निस्बतन ज्यादा सुकून था। नशेबाज टोलियां हमसे जरा ही फासले पर मौजूद थीं, मगर अब वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुके थे। हम एक पत्थर पर बैठ गए। तहजीब ने मेरे शाने से सर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थीं। इस तिलिस्माती माहौल का उस पर कुछ और ही असर हो रहा था, जबकि मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ था। दफतन मैंने एक टोली में से दो अफराद को उठते देखा। वो दोनों नशे में बुरी तरह धुत थे। उनके सर और दाढ़ियों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। कपड़े भी मैले और बोसीदा थे। उनमें से एक के गले में लटका हुआ गिटार साफ नजर आ रहा था। वो दोनों अपनी जगह से उठे जरूर, मगर उनकी समझ में नहीं आया कि उन्हें जाना किस तरफ है। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, जैसे अपनी छोलदारी तलाश कर रहे हों। फिर उन्होंने लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इधर देखो, ये रिवॉल्वर है, तुम दोनों इसकी जद में हो।